अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट किया है। तो आज मैं आपके सामने अपने यूट्यूब क्लास पे, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक चैप्टर है टैक्सेशन में, वो मैं आपके सामने उसका वीडियो रखने जा रहा हूँ। ये चैप्टर हम लोग का सिलेबस में, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस में, CU बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में 15 मार्क्स कैरी करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू सी, अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासेस हो नहीं पा रहे हैं, तो घर पे बैठ के आप अपने क्लासेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरे कुछ कुछ क्लासेस कर सकते हैं। आपको अगर डिटेल क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 7059906120, 7059906120। एक ऑल्टरनेट नंबर भी आप रख सकते हैं, 8240049353, 8240049353। ठीक है, ओके। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि आप लोग को सबको पता है कि क्या न्यूज़ चल रहा है अभी। ऑल्दो CU ने अभी तक अपना कुछ भी वेबसाइट पे क्लैरिफाई नहीं किया है। हम लोगों ने देखा कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया, सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में। ऑल्दो एनी हाउ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम दे के क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्दो एनी हाउ बीकॉम सिक्स सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के साथ क्लियर करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम लोग कोर्स में अगर हम लोग एग्ज़ाम्स ही नहीं देंगे तो हम लोग अपने टैलेंट को, हम लोग अपने नॉलेज को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एग्ज़ाम्स एंड देन क्लियर योर एग्ज़ाम्स। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स नहीं देना पड़ेगा। दे हैव टू क्लियर ऑल देयर सेकेंड सेमेस्टर पेपर्स विद बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पेपर्स। इसका मतलब कि वो लोग को सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर्स अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ क्लियर करना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम साथ में देना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है फोर्थ सेमेस्टर वालों का, फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर के साथ, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का कंबाइंड एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये एग्ज़ाम्स कब होगा? ये एग्ज़ाम 2020 दिसंबर एंड और जनवरी बिगनिंग, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबली दिसंबर एंड और जनवरी बिगनिंग हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा बाय आवर रिकग्नाइज्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, अगर हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें इस टाइम पे, बिकॉज हम लोग को दो दो सेमेस्टर के सिलेबस कंप्लीट करने हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों का जो लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है और प्रमोट कर दिए गए हैं थर्ड सेमेस्टर में, और जो लोग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में हैं लेकिन प्रमोट कर दिए गए हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ, अगर हम घर बैठे बैठे ही सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि लॉकडाउन इंडिया में कब ख़त्म होने वाला है। May 3 is the date which may be extended, you never know। क्या पता May 30 में कन्वर्ट हो जाए। हम लोग सब ये प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो, बट वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। सो लेट्स बिगिन विद आवर सिलेबस। आप लोग को पता है कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में आप लोग के पास सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। देन आपके सब्जेक्ट में आता है टैक्सेशन 1, दैट इज टैक्सेशन लॉज, डायरेक्ट टैक्स। देन आपके सब्जेक्ट में आता है एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और आता है इकोनॉमिक्स। तो टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकली बेस्ड है। मैंने कहा थियोरेटिकली बेस्ड है, बट दैट डजंट मीन कि वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। द सम्स आर बेस्ड ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, rather we can say the laws and the provisions which are governed by Income Tax Act 1961।
आप लोग सबको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ रिगार्डिंग इनकम टैक्स। हम लोग के इंडिया में दो तरह के टैक्सेस प्रिवेल करते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स होता क्या है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, देश को चलाने के लिए फिनेंशियल कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो एक कंट्री को चलाने के लिए हम लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो कंट्री को चलाने के लिए हम लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। जस्ट लाइक टू रन अ फैमिली, देयर इज अ फादर, देयर इज अ मदर। फादर के पास से फंडिंग आता है और वो फैमिली रन करते हैं, ओके। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, they take the major decisions regarding running a country, how to move with the scenario and all. So tax is the main source of income of government of India. In government of India, or you can say any government of any country collect taxes only for the benefit of the citizen of the same country. टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, हम लोग से पैसा जो कलेक्ट करते हैं, वो हम लोग के हित के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका इनकम है वो अपने इनकम के ऊपर जब टैक्स दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो कि हम लोग का सिलेबस में इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे एसएससी का इनकम के ऊपर एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन चलता है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स का लाइबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है, रादर हम लोग के सिलेबस में बाद में आएगा, बीकॉम 5th सेमेस्टर में है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे इंडिया में एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर on 1st July 2017. You have to remember the date, 1st July 2017, और कस्टम्स आज भी जिंदा है। तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिलेबस के बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आए आपको डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स का क्लासेस करवाने के लिए, ओके। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स है। पहले तो हम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट का एक चैप्टर आता है, देन हम लोग का चैप्टर आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, okay। तो these are all the chapters that you have to cover along with some miscellaneous topics in and around the chapters, rather the subjects. So कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम लोगों ने अपने +2 लेवल पे क्लास 11-12 में कर रखा है, हम लोग को क्लासेस करने का क्या ज़रूरत है। तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। जितना आपने क्लास 11-12 में किया है वो सिर्फ सिलेबस का 5% है। सो आपको बहुत डिटेल में थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। आपका पेपर 80 मार्क्स का पेपर है, सो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस किया ही होगा, खुद से थोड़ा बहुत स्टडी किया ही होगा। तो आपने देखा होगा कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम। द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, द सेकंड हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द थर्ड हेड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, and the fourth head is income from capital gain, and the last one income from other sources. हम लोग यहाँ पे आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, विच इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम, ओके। नाउ व्हाट इज हेड्स ऑफ इनकम? गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सरकार ये बोलती है कि आप दुनिया में इनकम कहीं भी अर्न करो, हम उसको 5 हेड्स में ही कंसीडर करेंगे। तो पहला हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि हम लोग का चैप्टर है, ओके। इनकम फ्रॉम सैलरीज जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके सिर्फ 3 सेक्शंस कवर करते हैं।
सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम फ्रॉम सैलरीज। बस 3 सेक्शन का चैप्टर है। सेक्शन 15 अपने आप में 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 16 को सिखाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स के माइंडसेट एक बन रहा होगा, ये सोच रहे होंगे अच्छा ये चैप्टर हार्डली 1 से 2 दिन का है, हम इसको कवर अप कर लेंगे। एंड जैसे कि चैप्टर 15 मार्क्स का है, सेक्शन 15 भी इसी में है, तो 15 में 15 मिनट में ला लेंगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 17 जो है वो इस चैप्टर का सबसे बड़ा, हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कवरेज उसी में है, पूरा पूरा सिलेबस में, पूरा चैप्टर में। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 1.5 months अगर हम लोग क्लासेस नॉर्मली करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग डेली बेसिस पे क्लासेस कर रहे हैं, तो यू कैन से इट विल टेक अराउंड 12 to 14 चैप्टर्स फॉर यू टू कंप्लीट दिस, 12 to 14 days फॉर यू टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सैलरी होता क्या है, ये सैलरी क्या चीज़ है। हम लोग को सैलरी का मीनिंग समझना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर को स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सैलरी क्या होता है। आप लोगों को सबको पता है, ये टर्म्स आप लोगों ने सुन रखा होगा। एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। वन इज द एम्प्लॉयर एंड द अदर इज एम्प्लॉई। ओके, सो एम्प्लॉयर इज द मास्टर and employee is the servant. As I said, employer is the master and employee is the servant. Now employer employee होते क्या है? एम्प्लॉयर वो आदमी है जो अपना टर्म्स डिक्टेट करेगा, एम्प्लॉय वो आदमी है जो उस डिक्टेटेड टर्म्स को फॉलो करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज सैलरी, हम वो सीख रहे हैं कि सैलरी का मीनिंग क्या है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपना सर्विसेज देता है। एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन गिव सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर ऑफ द सेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉय जो है अपना ड्यूटीज परफॉर्म करके देगा, अपना टैक्स परफॉर्म करके देगा, अपना सर्विसेज रेंडर करेगा, किसको, एम्प्लॉयर को। ठीक है, और एम्प्लॉयर उसके बिहाफ में एम्प्लॉय को जो कंसीडरेशन देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसके बिहाफ में फॉर द सर्विसेज ऑफ द सेड एम्प्लॉय the employer gives the consideration. Such consideration is known as income from, or rather you can say it is known as salary income. Okay, ये income किसके लिए है, ये income है एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए जो है सैलरी जो है वो इनकम है, एम्प्लॉय के लिए सैलरी इज इनकम, बट एम्प्लॉयर के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एम्प्लॉय के लिए सैलरी को हम इनकम ट्रीट करेंगे और एम्प्लॉयर के लिए सैलरी को हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ओके, इसका मतलब हम लोग इनकम टैक्स जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये चैप्टर सोल एंड सोल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। करेक्ट आंसर, द आंसर इज एम्प्लॉय। हमको पता है आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा अपने मन में, एम्प्लॉय। ओके, सो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चैप्टर पढ़ना है। अगर हमने ये चैप्टर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर दिया तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको ये चैप्टर हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इनकम के बारे में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय। ओके, बिकॉज सैलरी इज इनकम फॉर एम्प्लॉय एंड एक्सपेंस फॉर द मास्टर, दैट इज एम्प्लॉयर। ओके, नाउ ये जो इनकम है ये कहाँ टैक्सेबल है, कौन से हेड में टैक्सेबल है, ये इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में टैक्सेबल है। और ये बात कर रही है एक्सपेंस, हम लोग इनकम को टैक्सेबल करते हैं और एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम करते हैं, एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम करते हैं। इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी कैसे होता है, इनकम टैक्स में सिंपल सा रूल है कि इनकम को टैक्सेबल करो, एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम करो। ओके, इनकम को टैक्सेबल करना है, एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम करना है। तो ये जो एम्प्लॉयर है ये इस एक्सपेंस का डिडक्शन किस चैप्टर में या किस हेड में क्लेम करेगा, उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, सो सैलरी इज इनकम फॉर एम्प्लॉय एंड इट इज एक्सपेंस फॉर द मास्टर, दैट इज एम्प्लॉयर। Once again, what is salary?
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अपना सर्विसेज, अपना टास्क परफॉर्म करके, अपना ड्यूटीज परफॉर्म करके किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर को दे रहा है। एम्प्लॉयर उसके बिहाफ में जो कंसिडरेशन दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को। इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। दिस कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग। ये कैश में भी हो सकता है, ये काइंड में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो कैश मिल रहा है वही सैलरी है, जो काइंड में बेनिफिट्स मिल रहा है एम्प्लॉय को उसको भी सैलरी ट्रीट किया गया है। ठीक है। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब आप लोग सबको पता है, एम्प्लॉय ने सर्विसेज दिया है तो एम्प्लॉयर उसके बदले, उसके लिए जो पैसा, जो बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स दे रहा है एम्प्लॉय को, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिडरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे सैलरी। द कंसिडरेशन विच इज पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज सैलरी। तो सैलरी का सिंपल सा मीनिंग है, व्हाट इज सैलरी? सैलरी इज द कंसिडरेशन। इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ठीक है, इट कैन बी इन एनी मोड, इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ठीक है, सैलरी इज द कंसिडरेशन whether in cash or whether in kind which is payable by the employer, that is the master, to its employee, that is its servant। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सैलरी सीख लिया है। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या बोलता है? सैलरी इज द कंसिडरेशन विच इज पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज। सर्विसेज कौन परफॉर्म करके देगा? सर्विसेज कौन परफॉर्म करके देगा? सर्विसेज एम्प्लॉई परफॉर्म करेगा। ठीक है, सर्विसेज कौन परफॉर्म करने वाला है? एम्प्लॉई परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, किसके लिए सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है? फॉर इज एम्प्लॉयर, फॉर इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके देगा। और एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर इस सर्विस का जो परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉय को कैसे कंपनसेट करेगा, उस कंपनसेट करने को, उस कंसिडरेशन को जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। ठीक है, तो हमको लगता है कि सबको मीनिंग ऑफ सैलरी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। सर नहीं समझ में आया, एक बार और हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग के पास देखिए हड़बड़ तो हम लोग को करना नहीं है, बहुत समय है। आपको इतना समझना पड़ेगा कि टैक्स में यू नीड टू हैव एनफ पेशेंस, यू कैन नॉट जस्ट रन आउट विद द सब्जेक्ट। सो पेशेंस रखिए, मैं काफ़ी धीरे धीरे क्लासेस करवाऊंगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यूट्यूब क्लासेस देखते समय अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक मुझे मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर अपना फिर बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। 7059906120 and the other alternative number is 8240049353। ओके, सो एक बार लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। व्हाट इज सैलरी? सैलरी इज द कंपनसेशन और कंसिडरेशन विच इज पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर को हम लोग मास्टर बोलेंगे, एम्प्लॉय को हम लोग सर्वेंट बोल सकते हैं। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय, सर्विसेज कौन परफॉर्म करेगा? सर्विसेज परफॉर्म करेगा एम्प्लॉय। ठीक है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर। इसका मतलब कोई भी इनकम को सैलरी इनकम ट्रीट करने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी इनकम को सैलरी इनकम ट्रीट करने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर शुड एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो उस इनकम को हम लोग सैलरी इनकम नहीं बोल सकते। ओके, ना अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता कैसा है, ये समझ में कैसे आएगा? मास्टर एंड सर्वेंट। एम्प्लॉयर इज द मास्टर, दैट इज द सुपीरियर पावर, वो अपना टर्म्स डिक्टेट करेगा। एम्प्लॉय इज द इंफीरियर पावर, ठीक है, वो उस टर्म्स को फॉलो करेगा। ठीक है, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी इनकम एज सैलरी इनकम। इसका मतलब हर सैलरी को हम सैलरी इनकम में टैक्सेबल या ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात हमने सीखा व्हाट इज सैलरी। सैलरी इज द कंपनसेशन और कंसिडरेशन, इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ठीक है, विच इज पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉई। ठीक है, ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आप लोग को यहाँ तक भी समझ में आ गया है कि कोई भी इनकम को सैलरी इनकम बोलने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अब सर आप थोड़ा जल्दी बताइए ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हम लोग को समझ में कैसे आएगा?
ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक उसी पे है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आखिर होता क्या है। नाउ सी, आप लोग सभी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक कॉलेज का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट अस टॉक अबाउट सिटी कॉलेज, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सिटी कॉलेज विच इज अ वेरी रिनाउंड कॉलेज, ठीक है, कोलकाता में है। सो सिटी कॉलेज में मान लीजिए एक प्रोफेसर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स इज द प्रोफेसर, ठीक है। वो कहाँ पढ़ाते हैं? वो सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसका मतलब मिस्टर एक्स जो प्रोफेसर है वो सिटी कॉलेज के अंडर पढ़ाते हैं। उनको सिटी कॉलेज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। इसका मतलब मिस्टर एक्स अपना सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द terms dictated by the said organization, okay. So he is an employee, he can be said as, he can be treated as an employee of the said organization. Mr. X का रिक्रूटमेंट किसने किया होगा? ऑफ कोर्स कॉलेज ने किया होगा, है ना। मिस्टर एक्स का रिक्रूटमेंट किसने किया होगा? कॉलेज ने किया होगा। मिस्टर एक्स क्या करते हैं? सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, किसके लिए? कॉलेज के लिए। और उसके बदले मिस्टर एक्स को क्या मिलता होगा? मिस्टर एक्स को सैलरी मिलता होगा, ओके। मिस्टर एक्स को क्या मिलता होगा? उसके बदले सैलरी मिलता होगा। मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रहा है फॉर द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाई मिस्टर एक्स। सर्विसेज किसके बिहाफ में, किसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है? फॉर द सेड ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉलेज स्कूल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे मास्टर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? यहाँ पे एम्प्लॉयर है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज द एम्प्लॉयर। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चीफ गवर्निंग बॉडीज होते हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो एम्प्लॉयर हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं एम्प्लॉयर, एंड मिस्टर एक्स कैन बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई ऑफ द सेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉलेज का बात कर रहे हैं, ओके। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल्स के अंदर, वो उस स्कूल के, वो सिर्फ उसी स्कूल के रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है, वो उस स्कूल के पेरोल में आते हैं, ठीक है। सो दे आर द रजिस्टर्ड एम्प्लॉय ऑफ ओनली ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसीलिए यहाँ पे एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कौन मास्टर है? कौन टर्म्स डिक्टेट करेगा? द कॉलेज इज द मास्टर which will be treated as employer, and कौन एम्प्लॉय है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज द एम्प्लॉय। मिस्टर एक्स अपना सर्विसेज परफॉर्म करेंगे, किसके लिए? किसके लिए अपना सर्विसेज परफॉर्म करेंगे? फॉर द एम्प्लॉयर, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। आई होप आपको सबको ये एग्जांपल क्लियर होगा कि एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मास्टर एम्प्लॉयर कौन है? सिटी कॉलेज, ठीक है। और उसने अपने अंडर में एक प्रोफेसर को हायर करके रखा है, जिसके लिए उसको वो लोग मंथली सैलरी देते हैं या किसी भी तरह से सैलरी देते हैं, ठीक है। किसको दे रहे हैं? मिस्टर एक्स को, जो कि प्रोफेसर है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेसर है ये एम्प्लॉई है ऑफ द सेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गवर्निंग बॉडीज है वो एम्प्लॉयर माने जाएंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को सबको क्लियर है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये जो मिस्टर एक्स है ये पेपर्स भी चेक करते हैं, एग्जाम पेपर्स। आप लोग के एग्जाम पेपर्स, आप लोग एग्जाम देते हैं, है ना। तो आप लोग के एग्जाम पेपर्स ये मिस्टर एक्स मान लीजिए चेक कर रहे हैं, प्रोफेसर चेक करते ही हैं। हम लोग एग्जाम्स देते हैं, हम लोग के एग्जाम्स के पेपर कौन चेक करता है? दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर चेक करते हैं। उसके लिए उन लोग को कुछ पैसा दिया जाता है, उसको भी हम लोग सैलरी बोल सकते हैं। हाँ भाई, हमको पैसा मिला, हमने सर्विस परफॉर्म किया, उसके बदले हमको पैसा मिला। किसने सर्विस परफॉर्म किया होगा? मिस्टर एक्स ने कॉपीज चेक किया होगा, एग्जाम कॉपीज चेक किया होगा, पैसा भी मिला होगा। फ्री में तो कोई काम करता नहीं है, तो मिस्टर एक्स को पैसा मिला होगा, है ना। पेपर्स चेक करने के लिए उसको पैसा मिला होगा। अब कितना पैसा उसका बात नहीं करते हैं वो सब, है ना, ध्यान देते इस पे। मिस्टर एक्स को पैसा मिला होगा फॉर चेकिंग द सेट एग्जामिनेशन पेपर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम कंडक्ट करने का ड्यूटी किसका है? एग्जाम कंडक्ट करने का ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है। तो जिसका ड्यूटी है वही उसके लिए एक्सपेंसेस को बियर करेगा, है ना। तो एग्जाम कंडक्ट करवाया कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने,
पेपर को चेक करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है। तो पेपर को चेक करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है, तो पेपर को चेक करवाने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा टीचर्स को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है। इसका मतलब पेपर्स को चेक करने के लिए प्रोफेसर्स को जो पैसे दिए जा रहे हैं, वो पैसा कौन दे रहा है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी दे रहा है। किसको दे रहे हैं? प्रोफेसर्स को दे रहा है। अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को दिए जा रहे हैं पैसे। किस लिए दिए जा रहे हैं? फॉर चेकिंग द पेपर्स ऑफ द सेड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ यू सी, ये जो मिस्टर एक्स है ये एम्प्लॉई है। इसका रिक्रूटमेंट, इसका अपॉइंटमेंट इस कॉलेज के अंडर में हुआ था। इसका अपॉइंटमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं हुआ था। इसलिए जो मिस्टर एक्स है ये सिर्फ इस कॉलेज का एम्प्लॉय है। ये मिस्टर एक्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है। ये मिस्टर एक्स का रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट किसके अंडर में हुआ था? कॉलेज के अंडर में हुआ था। मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट क्योंकि कॉलेज के अंडर में हुआ था, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है। मिस्टर एक्स को जो मंथली सैलरी मिलता है वो कॉलेज की तरफ से मिलता है, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलता है। लेकिन पेपर चेक करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए भी मिस्टर एक्स को पैसा मिल रहा है। किससे? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ओकेजनली मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज कौन दे रहा है? किसको? अगेन मिस्टर एक्स सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है? मिस्टर एक्स इज गिविंग सर्विसेज टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन जरूर दे रहा होगा मिस्टर एक्स को। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। ठीक है, कुछ पैसे जरूर दे रहा होगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी पेपर्स को चेक करने के लिए। किसको? मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स को देखिए पैसे सिटी कॉलेज से भी मिल रहा था और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से भी मिल रहा है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जो पैसा मिल रहा है वो भी सर्विसेज के लिए मिल रहा है। मिस्टर एक्स को जो पैसा कॉलेज की तरफ से मिल रहा था वो भी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए मिल रहा था। इसका मतलब दो सिमिलरिटी यहाँ, ये सिमिलरिटी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए पैसा मिल रहा है और उसको हम लोग सैलरी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सर्विसेज यहाँ पे भी परफॉर्म किया था मिस्टर एक्स ने, सर्विसेज यहाँ पे भी परफॉर्म किया मिस्टर एक्स ने। जब यहाँ पे उसने सर्विसेज परफॉर्म किया तो एज अ रजिस्टर्ड एम्प्लॉई परफॉर्म किया। जब कॉलेज के लिए मिस्टर एक्स ने अपना सर्विसेज परफॉर्म किया था, क्लासेस कंडक्ट करवाया था, तो एज अ रजिस्टर्ड एम्प्लॉई उसने अपना सर्विसेज परफॉर्म किया। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड एम्प्लॉई, रजिस्टर्ड टीचर नहीं है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन देखिए सिमिलैरिटी, यहाँ पे मिस्टर एक्स सर्विसेज यहाँ भी दे रहा है, कंसिडरेशन उसको यहाँ पे भी मिल रहा है, बट दिस कंसिडरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी इनकम फॉर टैक्स पर्पज। ठीक है, इसका मतलब इस तरह का इनकम को, जो इनकम मिस्टर एक्स को पेपर चेक करने के लिए मिल रहा है, उसको सैलरी इनकम हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उस तरह का इनकम को हम लोग कहाँ टैक्सेबल करेंगे? इस तरह का इनकम को हम लोग टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, और जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा उस इनकम को हम लोग टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसका मतलब कोई भी सैलरी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी में हेड में दिखाने के लिए, टैक्सेबिलिटी करने के लिए या टैक्सेबल करने के लिए हम लोग को एक चीज फॉलो करना पड़ेगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। सर आपने तो बहुत कुछ क्लासेस करवाए नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारा क्लासेस नहीं करवाया या बहुत कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन जितना पढ़ाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर एक बार फिर रिवीजन करवा दीजिए। हाँ ज़रूर। तो मीनिंग ऑफ सैलरी हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने सीखा है कि मीनिंग ऑफ सैलरी होता क्या है। सैलरी इज द कंपनसेशन और कंसिडरेशन। सर क्या ये डेफिनेशन याद करना है? नहीं, आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। आपके एग्जाम में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे सम्स आएंगे। ठीक है, आपको थ्योरी उतना नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो व्हाट इज सैलरी? सैलरी इज द कंपनसेशन। Okay, it is the compensation which is provided by the employer to its employee for the services rendered by employee to its employer। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, इतना इंग्लिश नहीं सीखना है। सिंपल सा बात क्या है कि सैलरी क्या होता है? सैलरी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से काम करवाता है और एम्प्लॉई उसके बिहाफ में सर्विसेज परफॉर्म करता है एम्प्लॉयर के बिहाफ में। ठीक है, तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है और एम्प्लॉयर उसके बदले उसको कंसिडरेशन दे रहा है।
कुछ बदले में पैसा दे रहा है, कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो उस बेनिफिट्स को, उस पैसा को, उस कैश और इस काइंड बेनिफिट को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? सैलरी इनकम ट्रीट करेंगे। सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल करने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ओके, नाउ आगे हमको क्या सीखना है इस चैप्टर में कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इस चैप्टर के लिए, ठीक है, इस चैप्टर के लिए दो टर्म्स को हमको सिमिलर और आइडेंटिकल मान के चलना पड़ेगा। वो दो टर्म्स क्या है? दो टर्म को हमको सिमिलर और आइडेंटिकल मान के चलना पड़ेगा। पहला टर्म आता है सैलरीज, दूसरा टर्म आता है वेजेस। आप लोगों को सबको पता होगा व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज वेजेस। सैलरीज किसको मिलता है? जो ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में जाते हैं, अच्छा सूट वूट पहन के, कपड़ा पहन के ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वो उसको सैलरी इनकम बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वेजेस क्या होता है? वर्कर क्लास है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा स्किल्स पता है उसको, तो वर्कर क्लास का जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं जनरली, उन लोग को वेजेस मिलता है। ये हम लोग का एक मोटा मोटी ज्ञान है। सैलरीज एंड वेजेस दोनों अलग अलग होता है। हम लोग के अकाउंट्स के टीचर ने भी पढ़ाया होगा क्लास 11 में, सैलरीज एंड वेजेस अलग अलग है, इसको कभी सिमिलर ट्रीट मत करना। बट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर सैलरी एंड वेजेस आर वन एंड द सेम थिंग। हमको कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है वेदर इट इज सैलरी और इट इज वेजेस। ऑल्दो इट इज वेजेस or it is salary, it will be taxable under only one head, and that head is income from salaries. Okay, so अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? मीनिंग ऑफ सैलरी सीख लिया हमने, और क्या सीखा कि इस चैप्टर में कोई भी इनकम को सैलरी इनकम ट्रीट करने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, और सैलरीज एंड वेजेस वन एंड द सेम थिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम लोग देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज, ये लोग को भी सैलरी मिलता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी सैलरी मिलता है, मोदी जी को भी सैलरी मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सैलरी मिलता है, चीफ मिनिस्टर्स को भी सैलरी मिलता है। तो इन लोगों को जो सैलरी मिलता है, क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। रीजन, दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ एनी एम्प्लॉयर, ठीक है। सबको जो पावर्स है वो इस तरह से डेलीगेट किए गए हैं, इस तरह से दिए हुए हैं पावर्स कि कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इंफीरियर नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि देश में सबसे बड़ा पावर किसका है? अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में सबसे बड़ा पावर्स किसका है, तो लोगों को मन में आ रहा होगा, दिन भर तो टीवी में मोदी जी दिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर्स उन्हीं का होगा। आप लोग सही भी है, गलत भी है। रीज़न ये है कि पावर्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से डेलीगेट किए गए हैं कि किसी भी मिनिस्टर के पास या किसी भी मिनिस्ट्री के पास सुपीरियर पावर ना हो जाए, वो रूल करना स्टार्ट ना कर दे। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ ऐसा पावर हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ ऐसा पावर हो सकता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास कुछ ऐसा पावर हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास कुछ ऐसा पावर्स हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। सर आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा बात है, हर मिनिस्ट्री के पास पावर्स जो है वो इस तरह से डेलीगेट किए गए हैं, इस तरह से दिए हुए हैं कि कोई उस पावर्स को मिसयूज ना कर पाए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे सुपीरियर पावर हो जाए, फिर वो पावर्स को मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे, सारे मिनिस्टर्स को अपने अंडर रूल करवाना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को जो सैलरी मिलता है वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होता है। वो कहाँ टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। उसका रीजन क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉई, he or she is not a servant of any other employer. Okay, prime minister of any country is not an employee or not a servant of any employer, ठीक है। इसीलिए एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरी मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, ना
कोई भी चैप्टर हम लोग देखते हैं कि टैक्स में कोई भी चैप्टर जो होता है उसका एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है, द चार्जेबिलिटी, ठीक है। वैसे ही इस चैप्टर का भी एक चार्जेबिलिटी सेक्शन है, द चार्जेबिलिटी, जो कि रूल किया जाता है सेक्शन 15 के द्वारा, ठीक है। व्हाट इज चार्जेबिलिटी? चार्जेबिलिटी का मीनिंग होता है कंडीशंस जिसके फुलफिल होने पे, कंडीशन जिसके फुलफिल होने पे कोई भी इनकम को हम उस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल कर सकते हैं। कंडीशंस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ विच एनी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द सेड हेड, दैट इज नोन एज चार्जेबिलिटी। सो चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 क्या बोलता है? सैलरी में, सैलरी के लिए चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 ये बोल रहा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट या रिसिप्ट, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो सैलरी जो है वो टैक्सेबल होता है ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सर समझ नहीं आया, समझाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉई है, उसको रिक्रूट किया गया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। अपॉइंटमेंट होते ही उसको काम पे लगा दिया गया। एम्प्लॉय ने पूरा दिसंबर, पूरा महीना जम के मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, उसको पैसा नहीं था तो उसने बहुत मेहनत किया, पूरा दिसंबर उसने मेहनत किया। उसका सैलरी ड्यू होता है एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयर ने पहले ही बोल दिया था कि पूरा महीना काम करना, नेक्स्ट महीना का 1 तारीख को तुम्हारा सैलरी ड्यू होगा। सैलरी ड्यू होगा मतलब तुम्हारे पास हक आ जाएगा पैसा लेने का, उससे पहले तुम आना मत पैसा मांगने, तुम्हारा सैलरी ड्यू ही नहीं होगा, जब तक तुम पूरा महीना काम नहीं करोगे हम तुमको पैसा नहीं दे सकते। हाँ, 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को तुम्हारा प्रीवियस मंथ का सैलरी ड्यू हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि एम्प्लॉय पूरा दिसंबर काम किया, उसका सैलरी ड्यू कब हुआ? जनवरी में। जनवरी में उसका सैलरी ड्यू हो गया, कितना तारीख को? 1 तारीख को। पूरा दिसंबर काम किया, 1 तारीख को उसके पास हक आ गया दिसंबर का सैलरी लेने का, तो उसका सैलरी ड्यू हो गया कितना तारीख को? 1 जनवरी को, ठीक है। अब वहां से ड्यू होने के बाद बैंक में पैसा आते आते 3-4 दिन और समय लग जाएगा, मतलब सैलरी रिसीव कब हुआ? 5 तारीख को, ठीक है। 5 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दिसंबर महीना पूरा काम किया, दिसंबर महीना में क्या सैलरी ड्यू हो जाएगा? नहीं, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसका सैलरी ड्यू होगा, और जहां पे उसका सैलरी ड्यू होगा वहां से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इसका मतलब वो जो एम्प्लॉय दिसंबर में पूरा महीना काम किया, उसका ड्यू, सैलरी ड्यू कितना तारीख को हो रहा है? 1 जनवरी, और वहां से 3-4 दिन बाद मान लो 5 जनवरी को उसका बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा। तो हमको जल्दी से बताइए आप लोग कि उस एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय ने पूरा दिसंबर काम किया और उसका सैलरी ड्यू हुआ था 1 तारीख को और सैलरी रिसीव हुआ बैंक अकाउंट में 5 तारीख को, तो ड्यू और रिसीव में कौन सा अर्लियर था? ड्यू और रिसीव में कौन सा अर्लियर था? तो सैलरी बिकेम ड्यू ऑन 1 जनवरी and the salary was received by the employee on 5 जनवरी। तो 1 जनवरी को सैलरी ड्यू हुआ था एम्प्लॉय का, 5 जनवरी को एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हो गया। तो जल्दी से बताइए ड्यू और रिसीव में अर्लियर कौन सा था? 1 जनवरी, तो सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन 1 जनवरी। सर इसका मतलब जनवरी में जो एम्प्लॉय ने काम किया उसका सैलरी कब ड्यू होगा? 1 फरवरी, और पैसा आते आते मान लो 3-4 दिन और लगेगा, 5 फरवरी। इसका मतलब जब भी सैलरी ड्यू होगा या जब भी सैलरी रिसीव होगा, उन दोनों में जो अर्लियर डेट होगा वहीं पे वो सैलरी का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, वहीं पे वो सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में जो एम्प्लॉय ने काम किया, पूरा फरवरी काम किया, उसका सैलरी कब ड्यू होगा? 1 मार्च, पैसा आते आते 3-4 दिन और लगेगा, 5 मार्च। इसका मतलब ड्यू हुआ 1 मार्च, रिसीव हुआ पैसा 5 मार्च, तो ड्यू और रिसीव में विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब लोगों के मन में डाउट आ रहा है, सर हम लोगों ने पढ़ रखा था प्रीवियस ईयर, टैक्स में हम लोग का प्रीवियस ईयर जो कि हम लोग का सिलेबस में 2019-20 है, ये प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 और खत्म हो जा रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है, 31 मार्च 2020।
1 अप्रैल 2019 को प्रीवियस ईयर 2019-20 का आगमन हुआ था, है ना, और वो खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। इसका मतलब अब बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मार्च महीना में जो एम्प्लॉय ने काम किया उसका सैलरी कब ड्यू होगा? नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल 2020, नेक्स्ट मंथ को ड्यू होगा 1 अप्रैल 2020। मार्च महीना में जो एम्प्लॉय ने काम किया उसका सैलरी नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में ड्यू होगा। तो नेक्स्ट मंथ है कौन सा? अप्रैल। अप्रैल का 1 तारीख को ड्यू होगा। लेकिन हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च 2020 में ही खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब मार्च महीना प्रीवियस ईयर 2019-20 का जो आखिरी महीना है, मार्च महीना, उसका सैलरी ड्यू हो रहा है नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे में। कैसे नेक्स्ट ईयर? 1 अप्रैल 2020। हर 1 तारीख को टैक्स में हम लोग पहला साल मानते हैं, है कि नहीं? इसीलिए नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी ड्यू हो रहा है, क्या वो प्रीवियस ईयर 2019-20 में टैक्सेबल हो सकता है? आंसर इज नो। मार्च महीना का जो सैलरी है एज पर द टर्म्स वो कब ड्यू हो रहा है? 1 अप्रैल 2020। पैसा कब आएगा? 5 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 और 5 अप्रैल 2020 ये दोनों के दोनों डेट 2019-20 प्रीवियस ईयर 2019-20 में फॉल नहीं करते हैं। वो किस साल में फॉल करते हैं? वो फॉल करते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21। वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होंगे, इस साल उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगा। मार्च महीना का जो सैलरी है वो कब ड्यू हो रहा है? 1 अप्रैल। रिसीव कब होगा? 5 अप्रैल। लेकिन ये दोनों के दोनों डेट प्रीवियस ईयर 2019-20 के बाहर है। किस साल में है? प्रीवियस ईयर 2020-21 में है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 का जब टैक्सेबिलिटी का बात किया जाएगा उस समय टैक्सेबिलिटी कौन कौन सा महीना का सैलरी होगा? प्रीवियस ईयर 2019-20 में हम लोग सैलरी टैक्सेबल करेंगे फ्रॉम 1 मार्च 2019 टू 28 फरवरी 2020। सर समझ नहीं आया, ये 1 मार्च 2019 कहां से आ गया? जिस तरह से मार्च महीना का सैलरी प्रीवियस ईयर 2020-21 में ड्यू होगा, उसी तरह से पिछले साल का मार्च महीना का सैलरी भी तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर में ड्यू होगा। पिछले साल का प्रीवियस ईयर का मार्च महीना का सैलरी क्या पिछले प्रीवियस ईयर में ड्यू हुआ होगा? नहीं ड्यू हुआ होगा। कब ड्यू हुआ था? 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 तो 2019-20 में फॉल कर गया। इसीलिए हम लोग जब इस तरह से सैलरी टैक्सेबल करेंगे तो 1 मार्च 2019 से लेके 28 फरवरी 2020, रादर सॉरी लीप ईयर है, तो 29 फरवरी 2020 ये हम लोग का टैक्सेबिलिटी रहेगा सैलरी के लिए। इसका मतलब सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ सैलरी में आते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ सैलरी? हम लोग देखेंगे कि सैलरी चैप्टर में हम लोग को सीखने को मिलेगा कि एक होता है बेसिक सैलरी, एक होता है अलाउंसेस, एक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड द लास्ट वन इज परक्विजिट्स। ठीक है, जब सैलरी चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बेसिक सैलरी होता है, एक अलाउंसेस होता है, एक होता है हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड द लास्ट वन इज परक्विजिट्स। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिक सैलरी? सैलरी जो दिया जाता है एम्प्लॉय को उसके बहुत नाम है, बहुत तरीके से, बहुत वे ऑफ सैलरी जो है वो क्या क्या है। देखिए, पहला नाम है बेसिक सैलरी। ओके, व्हाट इज बेसिक सैलरी? एम्प्लॉय को सिर्फ काम करने के लिए जो पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर, सिर्फ काम करने के लिए। एम्प्लॉय आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जा रहा है, सिर्फ काम करने के लिए
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। व्हाट इज अलाउंसेस? अलाउंसेस का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हेल्प कर रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है। अलाउंसेस जनरली कैश इन नेचर होता है, कभी काइंड नहीं होता है, बहुत रेयर केस में काइंड होता होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, पैसा किस लिए दे रहा है? टू हेल्प द एम्प्लॉय। क्या होता है अलाउंसेस? इसका हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉयर एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है तो उस एम्प्लॉय के पीछे स्टार्टिंग फेज में ऑर्गेनाइजेशन बहुत खर्चा करता है। खर्चा क्यों करता है? जब एम्प्लॉय नया नया आता है उसको पता ही नहीं रहता है कि कैसे कपड़ा पहनना है, आई मीन हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, ओके, कैसे क्लाइंट के सामने विजिट करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हम दूसरे के सामने खुद को अट्रैक्ट कर पाए, ओके। तो ये सारा चीज़ के ऊपर उसको स्किल डेवलपमेंट, उसको ऊपर जितना भी खर्चा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में करता है जस्ट टू ग्रूम हिम अप, ओके, बिकॉज कल को वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाया जाए। तो इन सब के पीछे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी खर्चा कर देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक सैलरी देंगे तो क्या वो एम्प्लॉय रहेगा अपने पास? नहीं, नहीं रहेगा। दूसरा उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, वो उसके पास चला जाएगा। और हमने उसके ऊपर स्टार्टिंग में इतना खर्चा कर रखा है, उसको सिखाया पढ़ाया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नया एम्प्लॉय फिर आएगा, फिर उसको सिखाना पड़ेगा, फिर वो एम्प्लॉय भाग जाएगा, उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगा, फिर भाग जाएगा। तो एम्प्लॉय को रोक के रखने का जो तरीका है, एम्प्लॉय को रोक के रखना, हम लोग देखते हैं आए दिन ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर होता है। ये लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर अगर हर समय हम लोग का चेंज होता रहे, अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज को हमेशा चेंज करते रहेंगे, क्या ये बहुत अच्छा साइन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं, ये अच्छा साइन नहीं है। जो नया एम्प्लॉय आएगा हमको उसको फिर से काम सिखाना पड़ेगा। पहले तो वो काम सीखने में 10 बार गलती करेगा, फिर काम सीखेगा, उसको दूसरी जगह से फिर ऑफर आएगा, फिर भाग जाएगा, अगेन न्यू एम्प्लॉय आएगा। तो इस तरह से कभी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको हम रोक के रखें। तो उसको हम कैसे रोक के रखेंगे? हम उसको कुछ लालच देंगे। लालच कैसा देंगे? उसको हम लोग अलाउंसेस देंगे। ये अलाउंसेस क्या होता है सर? ये अलाउंसेस होता है कि हम एम्प्लॉय को हेल्प आउट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर ने देखा कि एम्प्लॉय जो है कपड़ा नहीं उसके पास पहनने के लिए, अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आता है, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? उसको कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे दिया। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। एम्प्लॉयर देख रहा है कि एम्प्लॉय अच्छा खाना नहीं खाता है, रोटी और प्याज लेके चला आता है टिफिन में। एम्प्लॉयर उसको पैसा दिया, बोला कल से चावल दाल लेके आएंगे और पापड़ चटनी अचार जो जो तुमको अच्छा लगे वो तुम लेके आना। तो अच्छा खाना खाने के लिए पैसा दे रहा है, फूड अलाउंस। एम्प्लॉय बोलता है मालिक आ नहीं पाते ऑफिस, आते आते थक जाते हैं, घर बहुत दूर है, पैदल आना पड़ता है, बस में आने का पैसा नहीं है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? उसको पैसा दे देता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल सकते हैं उसको हम लोग, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दिए जा रहा है, अलग अलग नाम से पैसा दिए जा रहा है। एम्प्लॉय बोल रहा है मालिक कभी घूमने फिरने नहीं गए, बहुत दिन से एंटरटेनमेंट नहीं किए, थोड़ा पैसा वैसा दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा पैसा दीजिए ना। मालिक बोल रहा है पैसा क्या चीज़ का? बोला एंटरटेनमेंट नहीं किए बहुत दिन से मूवी देखने नहीं गए, थोड़ा कुछ पैसा दीजिए, ऋतिक का नया मूवी आ रहा है देख आएंगे। तो मालिक ने अपने तरफ से 500 रुपये निकाल के दे दिया मूवी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसको हम बोलेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। आप लोग को क्या लगता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर बेवकूफ़ है? नहीं, ये जस्ट एक तरीका है कि हम लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज कर पाए, सो दैट लेबर का टर्नओवर ना हो ज़्यादा। अगर वो एम्प्लॉय चला गया, कल को नया एम्प्लॉय फिर आएगा, फिर इसको काम सिखाओ, फिर वो काम सीखते सीखते कितना वेस्टेज करेगा। इट्स बेटर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही रख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या देते हैं? अलाउंसेस देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब एम्प्लॉय रिटायर कर जाएगा उसके बाद भी उसको हम बेनिफिट देते रहते हैं, जस्ट टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना दिन उसने काम किया अपने पास, तो अपना भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी उसकी रिटायरमेंट का सोचें।
तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ेंगे, इसमें ग्रेचुइटी आएगा, इसमें पेंशन आएगा, इसमें लीव सैलरी आएगा। परक्विजिट्स क्या होता है, एम्प्लॉय को अगेन बेनिफिट्स दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन परक्विजिट जनरली काइंड में होता है। अलावेंसेस और परक्विजिट में यही डिफरेंस है कि अलावेंसेस जनरली कैश इन नेचर होता है, बट परक्विजिट्स आर काइंड। ओके, तो ये चार चीज पूरा चैप्टर में है, बेसिक सैलरी है, अलावेंसेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और परक्विजिट्स है, ये चार चीज। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी इसको कॉपी कर ले, ठीक है। सैलरी चार चीजों से बनेगा, एक बनेगा बेसिक सैलरी, एक आएगा अलावेंसेस, एक आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक आएगा परक्विजिट जिसको हम लोग शॉर्ट में पर्क्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। सैलरी इनकम कैलकुलेट करते समय हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट हर सैलरी इनकम को टैक्सेबल नहीं करता, बहुत जगह एग्जेम्पशंस मिलता है, लेकिन बहुत जगह सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो वो कुछ कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पे सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ पे सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में इसका डिटेल्स हम लोग सीखते रहेंगे। पहला बात, बेसिक सैलरी हम लोग के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है हम लोगों ने। उन लोगों को नोट्स में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या फुल्ली टैक्सेबल है, क्या क्या एग्जेम्पशन मिलने वाला है, ये सारा डिटेल नोट्स हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है। आप उस नोट्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर है 7059906120। आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वो नोट्स भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मैम आप सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। व्हाट इज बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय को सिर्फ काम करने के लिए एम्प्लॉयर जो पैसा दे रहा है उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। हम लोग के नोट्स में लिखा है डियरनेस अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। सर ये डियरनेस अलावेंस क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को महंगाई से बचने के लिए जो पैसा दे रहा है उसको बोलते हैं डियरनेस अलावेंस। एम्प्लॉय आके बोल रहा है कि आए दिन देख रहे हैं महंगाई बढ़ता जा रहा है, अब जो सैलरी दे रहे हैं उसमें हमको पोसा नहीं रहा है, अब कुछ कीजिए। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसको डियरनेस अलावेंस दे रहा है टू मीट द इन्फ्लेशन, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, जहां पे महंगाई हो जाता है, जहां पे परचेजिंग पावर, पैसा का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद फीस, अगर एम्प्लॉय को फीस मिल रहा है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। फीस क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम कर दिया एम्प्लॉय ने तो हमने उसके बदले उसको फीस दे दिया, ठीक है। कमीशन क्या होता है, एम्प्लॉय ने हम लोग को कस्टमर्स दिलवाया, हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिलवा दिया तो हमने एम्प्लॉय को कमीशन दे दिया। ये कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। बोनस, हमने एम्प्लॉय को बोनस देना चाहा, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस, एक होता है वॉलंटरी बोनस। कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है और वॉलंटरी बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसमें एक सिर्फ एक कंडीशन है बोनस के लिए, बोनस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिट। जिस साल बोनस मिलेगा उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल रिसीव होगा उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी आता है एन्युटी, एन्युटी इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, ओके। तो दीज ऑल अलावेंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ये सारे अलावेंसेस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल, medical allowance is fully taxable, servant allowance is fully taxable, bonus is fully taxable, fees is fully taxable, commission fully taxable, annuity fully taxable। तो ये सब कुछ कुछ बातें जो है हम लोगों ने नोट्स में अपने स्टूडेंट को दे रखा है। आप नोट्स के लिए मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया आएगा कि सैलरी इनकम कंप्यूट कैसे होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute income from salaries, compute income from salaries,
of Mr. X, of Mr. X, of Mr. X for the for the for the assessment year, for the assessment year 2020-21, for the assessment year 2020-21, from the following information compute income from salaries of Mr. X for the assessment year 2020-21। एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लिखिए आप लोग पॉइंट नंबर 1, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी at the rate ₹20,000 per month, basic salary at the rate ₹20,000 per month। okay, dearness allowance, dearness allowance, dearness allowance at the rate ₹3,000 per month, dearness allowance, dearness allowance at the rate ₹3,000 per month। city compensatory allowance, city compensatory allowance, city compensatory allowance ₹10,000। सर ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता क्या है? एम्प्लॉय को एक सस्ता शहर से एक महंगा शहर में शिफ्ट कर दिया गया, कोलकाता से उसका शिफ्टिंग बैंगलोर में हो गया। काफी महंगा शहर है कोलकाता, काफी सस्ता शहर है। तो एम्प्लॉय बोल रहा है कि सर आपने शिफ्ट तो कर दिया लेकिन इतना महंगाई है, हम वहां पे रह नहीं पा रहे हैं, खाना वाना नहीं खा पा रहे, बहुत महंगाई है। तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, वन टाइम कंपनसेशन दे रहा है सर एम्प्लॉयर, वन टाइम कंपनसेशन दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को। किस लिए दे रहा है? क्योंकि एम्प्लॉय का शिफ्टिंग मूवमेंट एक इकोनॉमिकल रीजन से एक कॉस्टली रीजन में हो गया है, ठीक है, फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर, इसलिए एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा है उसका एम्प्लॉयर। उस कंपनसेशन को नाम दिया जा रहा है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिगर आप लिख लो 5,000, ठीक है, और सॉरी पहले मैंने 10,000 बताया था। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000 पर मंथ नहीं है, वन टाइम है, पर मंथ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद देखो मेडिकल अलाउंस 5,000, मेडिकल अलाउंस 5,000, मेडिकल अलाउंस 5,000। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से क्या क्या डेटा मैंने बताया था। बेसिक सैलरी मैंने बताया था 20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मैंने बता रखा था 3,000 पर मंथ, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मैंने 10,000 बता रखा था, और अभी अभी मैंने बताया आप लोग को मेडिकल अलाउंस 5,000। इसके अलावा आप लिख लीजिए बोनस, बोनस 6,000, बोनस 6,000, बोनस 6,000, कमीशन, 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 कमीशन 8,000, कमीशन 8,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000। तो ये कुछ छोटा सा एग्जाम्पल जो अभी हम लोग करेंगे। हम लोग को कुछ कुछ सैलरी के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, उसको पूरा साल में ये सारा सैलरी उसको मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे देख रहे हैं कि कैसे इसका कंप्यूटेशन होगा। लिखिए आप लोग मेरे साथ सोल्यूशन में, कंप्यूटेशन, computation of income from salaries of Mr. X, of Mr. X, a resident, a resident individual for the assessment year
2020-21 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20। ये हेडिंग आप लोग को याद कर लेना है, कि आपको टैक्स का सब्जेक्ट में बहुत बार आने वाला है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिस्टर एक्स। उस एसएससी का नाम हमको लिख देना है, उस पर्सन का नाम लिख देना है जिसका सैलरी इनकम हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिस्टर एक्स और रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या है, हम लोग का एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर कितना 2020-21 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर कितना 2019-20। ठीक है, ये हम लोग को हेडिंग दे देना है। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। हम लोग अगर हम लोग को ध्यान में रहे, क्वेश्चन में हम लोग लिखा था 20,000 पर मंथ। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये जो टैक्स गवर्नमेंट ले रहा है ये एनुअल बेसिस पे होता है कि मंथली बेसिस पे? आंसर इज एनुअल बेसिस। टैक्स इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन एनुअल इनकम। तो हम लोग को एम्प्लॉय का एनुअल इनकम कंप्यूट करना है। इसका मतलब जो 20,000 पर मंथ है वो इंटू 12 हो जाएगा। जैसे आप लोग को सबको पता है कि साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, साल में 12 महीना होता है, इसलिए बेसिक सैलरी को हम लोग दिखा देंगे ₹20,000 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज 2,40,000। ये हो जाएगा हम लोग का बेसिक सैलरी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का बेसिक सैलरी। क्लियर? इसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। हर महीना 20,000। ठीक है, हर महीना 20,000, तो 12 महीना में कितना? 2,40,000। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सैलरी में और जो जो एम्प्लॉय को मिला था वो सब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस कितना मिला था एम्प्लॉय को? आई गेस 3,000 पर मंथ। अगर 3,000 ना भी हो तो उसको 3,000 कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ तो उतना याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अगर 5,000 होगा तो उसको 3,000 कर लीजिएगा। ठीक है, 3,000 पर मंथ। अगेन यहाँ पे पर मंथ है, दैट मीन्स अगेन इंटू 12 करना होगा। तो डियरनेस अलाउंस कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस विल बी 36,000। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में? सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, ये सब के सब फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या लिखा था? हमने शायद लिखा था बोनस, शायद बोनस का फिगर 4,000 था। अगर ना हो तो आप उसको प्लीज 4,000 कर लीजिएगा। आई गेस बोनस 6,000 था। कमीशन भी हमने लिख दिया था, कमीशन 8,000, ये भी था क्वेश्चन में। मेडिकल अलावेंस भी था क्वेश्चन में, मेडिकल अलावेंस। ये सारा इनकम मिला था किसको? एम्प्लॉय को। किससे मिला था? अपना एम्प्लॉयर से मिला था। कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलावेंस कितना था? आई गेस 5,000 था। एंटरटेनमेंट अलावेंस भी था 4,000 का। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय को सिर्फ काम करने के लिए एम्प्लॉयर जो पैसा दे रहा है उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। इन्फ्लेशन से मीट आउट करने के लिए, महंगाई बढ़ गया उससे मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉय को जो पैसा दे रहा है उसका एम्प्लॉयर, उसको बोलते हैं डियरनेस अलावेंस। एक सस्ता शहर से महंगा शहर में शिफ्टिंग हो गया, शहर बदल गया एम्प्लॉय का, उसको शिफ्ट कर दिया गया, उसके लिए सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो हमने एम्प्लॉयर ने उसको बोनस दे दिया, वॉलंटरी बोनस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर साल उसको बोनस मिलेगा, तो बोनस भी मिल रहा है एम्प्लॉय को। कमीशन, एम्प्लॉय ने नया कस्टमर्स ला के दिया, एक प्रोजेक्ट ला के दिया,
बिजनेस को अपने सोर्स से, तो उसको कमीशन दिया जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वॉट एवर इट विल बी। मेडिकल अलावेंस, इलाज करवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, दैट इज मेडिकल अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस, घूमने फिरने के लिए, अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए, मूवी हॉल जाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, एंटरटेनमेंट अलावेंस। ठीक है, तो इन सबको हम लोग सम अप करके आउटर कॉलम में निकालेंगे, दैट विल बी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 46, it's coming to 69,000 I guess, 69,000, let me check it once again, yeah 69,000। so 2,40,000 का बेसिक सैलरी। सर आपने इसको सारा इनर कॉलम क्यों लिखा? बस आप इसको आउटर में भी लिख सकते थे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसको इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन प्रेजेंटेशन। तो बेसिक सैलरी was 2,40,000 and other allowances, so it's coming to around, I can see it's 3,09,000, 3,09,000। इस 3,09,000 को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस 3,09,000 को हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज। सर ये ग्रॉस इनकम क्यों? क्या यही फाइनल इनकम नहीं है? नहीं, ये इनकम तो एम्प्लॉय को मिल रहा है, ये बेनिफिट्स तो एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन सरकार, हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी दया दृष्टि दिखा रखा है। सरकार डिडक्शंस दे रही है एम्प्लॉयज़ को। डिडक्शन कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 16। तो हम लोग को जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये चैप्टर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17, दैट इज 15, 16 एंड 17। सेक्शन 15 बोलता था कि सैलरी को टैक्सेबल करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए और सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ये बात सेक्शन 15 बोल रहा था। सेक्शन 16 में डिडक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि एम्प्लॉय का जो भी ग्रॉस इनकम आएगा वहां से एम्प्लॉय को डिडक्शंस मिलेगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 16, ठीक है, सेक्शन नंबर इज 16। ओके, सो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16 में। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज 3,09,000 था। आई होप आप सबने यहां तक कॉपी कर लिया होगा। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज विच वाज 3,09,000, ग्रॉस इनकम $3,09,000। यहां से एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलता है। सर ये डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, उसका इनकम कम हो जाएगा। सर इनकम कम हो जाएगा तो ये बेनिफिट कैसे हुआ? आंसर इज इनकम, अर्नड इनकम कम नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। वो इनकम जिस पे हमको टैक्स देना है, अगर वो इनकम मेरा रिड्यूस हो जाता है तो मेरा टैक्स का लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना? 3,09,000। अब एम्प्लॉय क्लेम करेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सर कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? सेक्शन 16। मतलब सर किस सेक्शन में डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं? दैट इज आंसर इज सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 में क्लॉज 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फिक्स्ड है, हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है। कितना? 40,000, 40,000 वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सिंपल सा मीनिंग है, आपका इनकम जितना भी होगा, आपका ग्रॉस इनकम जितना भी होगा सैलरी का, वहां से 40,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर लेना। किस सेक्शन में? सेक्शन 16 क्लॉज 1, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 या फिर क्लॉज 1, वहां पे आप ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सर ये फिगर क्या याद कर सकते हैं? हाँ, ये फिगर आप याद कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना क्लेम करना है? 40,000, 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना है। सेकेंड पार्ट आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन। सर एंटरटेनमेंट अलावेंस तो अभी आपने बताया था, वो तो इनकम था। हाँ इनकम था, लेकिन एम्प्लॉई, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई को डिडक्शन मिलता है। 16 क्लॉज 2 में गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एंटरटेनमेंट अलावेंस के नाम पे डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलावेंस के नाम पे डिडक्शन मिलता है। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन कैसे मिलता है, ये कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये हम लोग आगे के क्लासेस में सीखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए मिस्टर एक्स क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? क्या क्वेश्चन में कहीं भी मैंने ऐसा डिक्टेट किया कि मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानना है? नहीं।
जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बोलेगा कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टिल देन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। क्वेश्चन को खुद बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन को खुद ये स्टेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि द सेड एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तभी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स के हाथ में एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो भी बेनिफिट्स पैसा आया था वो फुल्ली टैक्सेबल है। रीजन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कौन क्लेम कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन। सर ये सिखाए नहीं आप एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन होगा कैसे, आगे क्लास में सीखेंगे हम लोग। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज निल। ओके, सेक्शन 6 एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज आया, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको बस ध्यान देते रहना है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज आया, उससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 40,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 40,000। एंड द सेकंड वन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इज एंटरटेनमेंट अलाउंस निल। सर क्यों निल? एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, सबको ये डिडक्शन नहीं मिलता है। एंड द लास्ट वन प्रोफेशनल टैक्स। कुछ एम्प्लॉयज जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोग को प्रोफेशनल टैक्स भी देना पड़ता है। ये प्रोफेशनल टैक्स वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, तो उसके लिए वो लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कहां डिडक्शन क्लेम करेंगे? एम्प्लॉय बोलेगा सर इनकम टैक्स आप 3,09,000 पे क्यों ले रहे हैं? मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल टैक्स उस काम करने के लिए तो मैंने दे रखा है, उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लो। कहाँ पे? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स ये क्या हो जाएगा? निल। रीजन सब में था नहीं। अगर सब क्वेश्चन बोल देता कि मिस्टर एक्स हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 2000 तो हम लोग यहाँ पे लिख देते प्रोफेशनल टैक्स 2000, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बताया गया था प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। इसका मतलब इन तीनों को मिला के आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं 40,000। ठीक है, तो 3,09,000 माइनस 40,000, ठीक है, तो इट्स कमिंग टू आई गेस 2,69,000। ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम, और इसी को हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। सर काफी इजी था। हाँ काफी इजी चैप्टर है, बस आपको बस ध्यान देते रहना है। ठीक है, एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिए। बेसिक सैलरी क्या होता है? सिर्फ काम करने के लिए एम्प्लॉय को जो पैसा दिया जा रहा है बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को मीट आउट करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। बोनस, एम्प्लॉय से खुश होकर उसका एम्प्लॉयर बोनस दे रहा है, वो फुली टैक्सेबल है। कमीशन फुली टैक्सेबल है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अलावेंसेस और भी बहुत तरह के हैं, मेडिकल अलावेंसेस है, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब जितना भी टैक्सेबल सैलरी इनकम है उन सबको सम अप करना है, उसका जो सम टोटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज, और वहां से हम लोग को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्या चीज का डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितने का? 40,000 का। सर याद कर सकते हैं क्या? हाँ याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस पहले तो इनकम बन के टैक्सेबल होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो इनकम बन के टैक्सेबल होगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए उसको डिडक्शन नहीं मिल रहा है। प्रोफेशनल टैक्स अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसको हम लोग यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये हम लोग का टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन इनकम फ्रॉम सैलरीज। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे लिंक पे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टैप द बेल आइकन। ठीक है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।